विरोध प्रदर्शन करने का जो ऐलान किया है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पार्लियामेंट को भी छुट्टी कर दी गई और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने कहा था हमसे कि हम आएंगे इस प्रोग्राम में, तो उन्होंने ही ये हमसे गुजारिश की कि आप इसको आगे बढ़ाएं। तो अब हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो देन आप हमसे सपोर्ट की तवक्को ना रखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की जामा मस्जिद जिसकी एक आवाज देश की 20% आबादी के लिए बहुत अहम है। हर मुसलमान के लिए पत्थर की लकीर होती है इस जामा मस्जिद से आई हर आवाज। यहां से 4 किलोमीटर दूर एक जगह है जंतर मंतर, जहां पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। वो विरोध प्रदर्शन का ऐलान है वक्फ संशोधन बिल को लेकर तारीख तय की गई 13 तारीख। तो एक पक्ष का आरोप है कि जब 14 तारीख को होली है तो 13 तारीख को जब देश का हर मुसलमान से आह्वान किया जा रहा है जंतर मंतर पर लामबंद होने के लिए, इसके पीछे की वजह क्या है। आज हम कुछ खास मेहमानों से बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एक आम मुसलमान क्या सोचता है। वक्फ संशोधन बिल में सरकार ये कह रही कि भाई जितनी अनियमितताएं हैं या कुछ लोग हैं जो वक्फ के ठेकेदार बनकर बैठ गए हैं, संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं, ये उन पर लगाम लगाने के लिए है। तो संदेश ये क्योंकि सरकार वक्फ संपत्ति पर कब्जा चाहती है। दरअसल सरकारों का कब्जा पहले से वक्फ बोर्ड पे है। सरकारों के मातहत ही चलता है वक्फ बोर्ड। आज जो वक्फ बोर्ड के नाम से ड्रामा हो रहा है, जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, खुला हुआ है कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से वो चाहते हैं कि जो जो मुसलमानों की संपत्तियां हैं उन पर अब सरकार का खुला हुआ कब्जा चाहते हैं। वो पहला तो ये है कि वक्फ बाय यूजर वो नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें डीड दिखाओ। यानी ये मस्जिद अगर आप देख लें तो यहाँ पे शाहजहां ने ये मस्जिद बनाई है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि साहब ये वक्फ की डीड दिखाओ। अब ये 400-500 साल पुरानी मस्जिद में क्या होगा। अब अगर यूज़र यानी यूज़ में ये मस्जिद है ना तो नमाज ही पढ़ी जा रही है। अब कागज़ की क्या ज़रूरत है इसमें। तो एक तो ये, दूसरा ये कहा कि जब भी जैसे ही कानून लागू होगा तो जितने पे मुकदमा चल रहा है और सरकार के पास ज़मीन है वो वक्फ की नहीं रहेगी लैंड। मिसाल तौर पर 1 2 3 यहाँ 123 प्रॉपर्टी हैं दिल्ली में जो पिछले 84 से यहाँ पे मुकदमा चल रहा है, जिसमें दिल्ली का कब्रस्तान भी है और जमीयत उलमा हिंद का दफ्तर भी है और कई ऐसी जगह हैं। हाँ, अब अगर इसको देखें तो इसमें क्या हो रहा है। कब्रस्तान में जो तदफीन हो रही है जमीयत उलमा हिंद सरकार तो सर यही कह रही है ना कि अगर कागज अगर हैं तो संपत्ति वक्फ की है, कागज नहीं है तो कागज दिखा दीजिए। सरकार ये कह रही है। सवाल ये है, हमने बताया ना कि इसीलिए वक्फ बाय यूजर लाया गया था क्योंकि मुसलमान यहाँ आज से तो रह नहीं रहा है। मुसलमान तो यहाँ देखा जाए तो 1300-1400 साल हो गए। हाँ, तो वहाँ से लेकर के अब नए नए कानून बनते हैं। अभी वक्फ बोर्ड बने हुए कितने दिन, 100 साल। मस्जिद है इतनी पुरानी। अब कह रहे हैं कागज लाओ। कागज का अभी हम बता दें 2 पीढ़ी जा करके पहले अगर आप मांगेंगे तो घरों के कागज नहीं मिलेंगे क्योंकि बाप दादा नगर दादा सब चले आ रहे हैं, कोई कागजात तो ऐसे नहीं। तो इसलिए ये बिला वजह की प्रॉब्लम। क्लॉज का आप बात कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1995 सेक्शन 3 सब क्लॉज आर, जिसमें ये वक्फ बाय यूजर की बात की जा रही है। लेकिन सादी साहब मुझे बताइए कि कुछ वक्त पहले साल 2005 में ताजमहल के एक हिस्से पर एक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था। 2018 आते आते कोर्ट ने कहा भाई अगर आपका ये दावा है तो आप वक्फ की पेपर दिखा दीजिए। 18 से 25 तक अभी तक पेपर नहीं दिखाए। मतलब ताजमहल पर भी वक्फ का हो गया, नगर पालिका की जो भूमि है वो भी वक्फ की हो गई। तो मनमाना ढंग होता है कि नहीं होता है? कोई मनमाना ढंग नहीं है। 1911 से हमारे पास सारे कागजात महफूज हैं। 1995 का जो वक्फ एक्ट है इसके अंदर वर्शिप एक्ट भी शामिल है। उसको ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? जो मानता बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद जो हमें अख्तियारात दिए गए तो उसको सल्ब करना चाहते हैं। ये समझ में क्यों नहीं आ रहा हुकूमत की। ये जामा मस्जिद है, ये लाल किला है, या शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी की हवेली है। ये हवेली कहाँ तक है? गौरी शंकर के मंदिर तक है, जैन मंदिर तक है, लाल मंदिर तक है। आज तक हमें वो तो रिलीज कर नहीं रहे आप। हम कैसे आपसे यकीन कर लें कि आप हमारी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे, रिलीज करेंगे? आप 123 प्रॉपर्टियों का जो हमने कहा था कि इसको रिलीज करो, इंदिरा गांधी ने रिलीज किया, आपने उसको हथिया लिया। ये कहाँ का इनने आया? किसने हथिया लिया सर?
ये जनता पार्टी की हुकूमत ने, ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसने हथिया लिया आपको। इंदिरा गांधी सरकार ने हक दिया था, बीजेपी ने उसको हथिया लिया। हक हमें केवल इसलिए नहीं देता कि हम मुसलमान हैं, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर कर वो हम 123 प्रॉपर्टी लाए थे। हमारी हुकूमत से यही विनती है और यही सवाल है कि जो हमारी 123 प्रॉपर्टी है उसको सबसे पहले रिलीज। और मैं देखिए, मैं आपको एक साफ सी मिसाल दे दूं। आप जामा मस्जिद पे यहाँ खड़े हुए हैं, लाल किला है और जामा मस्जिद है, ठीक है। हमने कभी लाल किले पे दावा नहीं किया, क्योंकि वो इबादत की जगह है नहीं, हमारा कोई लेने देने नहीं। वहाँ तिरंगा फहराया जा रहा है, हम सब फ़ख्र करते हैं कि भाई हमारा मुल्क है। लेकिन चूंकि ये इबादत गाह है, इसी तरीके से कब्रस्तान है, जहाँ हमारी खानकाहें हैं, जहाँ हमारे इमाम बाड़े हैं, जहाँ हमारी दरगाहें हैं, हम सिर्फ उनकी बात करते हैं, बाकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। रिजवी साहब, जो आपत्ति होती है, मैं बताता हूँ आपको, कुछ इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे सूरत में नगर पालिका की ज़मीन थी, नगर पालिका की ज़मीन पर, नगर पालिका की बिल्डिंग पर वहाँ के वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि भाई ये वक्फ की है। हालांकि सरकार ने अपने कागज दिखाए, वो दावा सही नहीं निकला। अभी आपको एक सेकंड सर, अपनी 9,60,000 सर, 60,000 एकड़ छोड़िए बस सर, बड़ी जमीन होती है 60,000 एकड़ की। चंदन भाई, मैं इंकलाब में चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो था और मैंने यहाँ के तमाम जो औकाफ है उस पर काम किया है। मैंने खबरें लिखी हैं। जहाँ साहित्य अकेडमी बनी हुई है, नृत्य कला अकेडमी, यहाँ फिरोज शाही मस्जिद थी, फिरोज शाह रोड पे, जो मंडी हाउस के पास आप देखते होंगे, यहाँ पे फिरोज शाही मस्जिद थी। और 1958 में वहाँ पे जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने जा कर के वहाँ पे नृत्य कला एकेडमी की बुनियाद डाली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जमीयत उलमा हिंद के कहने पर जब प्रोटेस्ट किया जमीयत उलमा हिंद ने, तो वो गए पंडित जी के पास, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के पास। उन्होंने कहा, एक मिनट, उन्होंने कहा कि मौलाना अगर इस तरह से कहोगे तो नई दिल्ली तो बस चुकी। तो डीडीए का काम ही है कि हर जगह जहां खाली। अच्छा चलिए, मैं आपकी हर दलील को मानने के लिए तैयार हूं। ये मामला अब पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा, विधेयक बने, मतलब बिल बनता है कि नहीं बनता है, अब पार्लियामेंट तय करेगी। एक बात जिसको लेकर चर्चाएं हैं सर, वो ये है कि एक धर्मगुरु का व्हाट्सएप संदेश वायरल होता है कि मुसलमानों जाग जाओ। अरे सुन तो लीजिए, मुसलमानों जाग जाओ, तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा हो रहा है, अगर तुम जागे नहीं तो सरकार सब हथिया लेगी और 13 तारीख को जंतर मंतर पहुंच जाओ। अब मुझे बताइए कि क्या एक आम मुसलमान के जहन में ये कि जहर घोलने वाली बात है कि भाई सरकार तुम्हें कुछ करने वाली है, अब तुम जाग जाओ, ये आक्रामक रुख नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, खुद मैंने अपनी आंखों से, ये तो बुजुर्ग लोग हैं, ये तो बुजुर्ग हैं मुझसे, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। मानने को तैयार नहीं है खुद को बुजुर्ग, सबसे ज़्यादा दौड़भागा जो ही कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से, जिस पर मिलेनियम पार्क बना हुआ है, उस पर मैंने अपनी आंखों से देखा है लिखा हुआ कब्रिस्तान मुसलमानाने दिल्ली, वो हटा और आज उस पर पार्क बना हुआ है। सवाल ये पैदा होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो बहुत उसका तिया पाछा हुआ और लोग कर रहे हैं। हम भी कहते हैं संशोधन की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह नहीं। 1,000 कब्रिस्तान, लेकिन हम भी ये कहते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि संशोधन के नाम पर अगर किसी ने एक हाथ काटा है तो ये गला काटने की कोशिश है। सवाल साहब ये भी है कि क्या ऐसे ऐलान के नाम पर ये हिंसा की पूरी प्लॉटिंग नहीं हो जाती है क्या? नहीं, उसकी पीछे की वजह बताता हूँ सर। जब एक जगह भीड़ इकट्ठा होती है ना सर, तो भीड़ कोई धर्म नहीं देखती, भीड़ कोई एक्शन नहीं देखती। अगर वहां एक बार एक्शन शुरू हुआ तो वो हो जाता है सर। वो उस बीजेपी को डर लग रहा है जिस बीजेपी सरकार में यूपी में बाबरी मस्जिद शहीद की गई। ये उस तरह का तो उन्माद नहीं है जैसा कि अयोध्या में हुआ था, हाँ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्या वो करने जा रहे हैं? हाँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। दूसरा ये कि दूसरा मूवमेंट अभी ताज़ा किसानों का मूवमेंट था, किसानों ने किस तरीके किया। तीसरा ये है कि भाई हमारा ऐलान है कि हम अपने, और चूंकि ये संवैधानिक है, आईनी है कि हम अपनी बात करें जा करके, और जंतर मंतर पे जा रहे हैं। सरकार को लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, वो इंतजाम करे, रोक दे, न करने दे। बाकी लोगों के रिएक्शन लूं, मैं कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा आपको। ये सर जो वक्फ संशोधन बिल है ना, उसकी कॉपी मेरे पास है साहब, ठीक है। ये लगभग 40 पन्नों की कॉपी है। आसपास हमारे कई लोग खड़े हुए हैं, इनके ज़हन में भी सवाल होगा कि वक्फ संशोधन बिल में ऐसा क्या है जो मुसलमानों के हद कर देंगे। नहीं, हाँ, 40 पन्नों की नहीं है, हाँ, इसके अंदर 1600-1700 पन्ने हैं। हाँ, आप गलत फहमी में, जो जिसके अंदर इतराजात हुए थे उनको निकाल बाहर कर दिया।
वो सर जेपीसी की रिपोर्ट है साजिद मैं वही साहब। अर्ज कर रहा आप हूं। जेपीसी की रिपोर्ट की जो बात नहीं कर रहे है, हैं, टेबल पर मैं जो रखा बिल की जाएगा, बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं। आप बिल जेपीसी की बनेगा, रिपोर्ट की बात कर रहे हैं सर, मैं बिल की बात कर रहा मैं कह हूं। रहा हूं ताकि जी बिल बनेगा रिपोर्ट से। थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं सर, मैं लोगों को बता देता हूं कि ये मैं बिल की बात कर रहा हूं जो बिल बना। इस बिल पर जो ऐतराज थे, इस बिल के नियमों को लेकर जो ऐतराज थे, जो गुरेज था, उसको लेकर के जेपीसी गठित हुई थी और इस बिल को लेकर के लोगों की राय शुमारी करके जेपीसी ने रिपोर्ट तैयार की। वो लगभग 1000 पन्नों की है, वो अलग है, वो अलग है सर, ये बिल अलग है। हाँ, हाँ। जो अपोजिशन के पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनकी रिपोर्ट को, उनके मुतालबात को इस वजह से हदफ क्यों किया गया, क्यों निकाला गया? कोई सदन पर पटन पर रिपोर्ट रखी जाती है, पहले पूरी रखी जाती है, उस पर चर्चा होती है, चर्चा लोकसभा में होती है। तो सर विरोध किस बात का? रिपोर्ट के ऊपर विरोध है या इतना बड़ा आरोप सांसदों का और सरकार को किसी तरह का कोई परवाह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बकौल हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं अपना हक मांगने के लिए, लेकिन ये अपील भी यहाँ जी न्यूज भी कर रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसक भाषा, हिंसक घटना वहां पर ना हो, ये सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है।